हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आइए आज अध्याय नंबर 4 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है लेन देन का बदलता स्वरूप। तो स्टूडेंट, आप एक चीज को बार बार नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पे वर्ड आ रहा है स्वरूप। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि शहरी जीवन के बदलते स्वरूप या शहर में जो जीवन कैसे जीते हैं उसके स्वरूप या ग्रामीण जीवन का स्वरूप। तो स्वरूप का मतलब क्या होता है कि नेचर। हम आम भाषा में जैसे बात करते हैं, इस इंसान का नेचर है ऐसा, मतलब ये ऐसा करता है, या कैरेक्टर कह सकते हैं, या पर्सपेक्टिव यानी कि चरित्र, या उसका पात्र कैसा है, या प्रकृति कैसी है। ठीक है, उसी तरह से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लेन देन का बदलता स्वरूप, यानी जो हम लोग कोई चीज़ खरीदते हैं या बेचते हैं या लेते हैं या देते हैं, उसका जो भी समय के अनुसार जो भी उसकी नेचर में जो चेंज हुआ, उसके प्रकृति में जो चेंज आई है यानी बदलाव आई है, उस चीज़ के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। जैसे ही सुबह के 4 बजे घड़ी में अलार्म बजना शुरू हो गया। अलार्म की आवाज़ सुनते ही अभिषेक जग गया। उसने अपने छोटी बहन अंकिता को उठाया। घर के बाकी लोग भी उठ गए। अभिषेक और अंकिता दोनों बहुत खुश थे। तो देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे सुबह मतलब यानी भोर जिसको बोलते हैं, यानी सुबह के 4 बजे, तब क्या हुआ कि घड़ी में यानी कि अलार्म बजना शुरू हो गया। ठीक है, अलार्म की आवाज़ सुनते ही क्या हुआ कि अभिषेक जग गया। अभिषेक जग गया और उसने अपने छोटी बहन, जो उसकी छोटी बहन जिसका नाम है अंकिता, उसको उठाया। घर के बाकी लोग भी क्या हुए, जग गए यानी उठ गए। अभिषेक और अंकिता दोनों बहुत खुश थे। कई साल बाद वे अपने गांव चक्री जा रहे थे। तो अभिषेक और अंकिता जो भाई बहन जो थे, वो बहुत खुश थे, हैप्पी थे, क्योंकि रीजन क्या था कि वो बहुत साल बाद वो अपने गांव यानी चक्री जा रहे थे। चक्री गांव का नाम है उनके, जो सिवान जिले में है। सिवान जिले जो कि बिहार में पड़ते हैं, उस जिले में एक गांव था चक्री। वहाँ के अभिषेक और अंकिता दोनों थे, जो कि बहुत दिनों के बाद वो अपने गांव जा रहे थे, तो वो इसलिए वो खुश थे। ठीक है, गांव पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। साफ सभी काफी थक गए थे। अभिषेक और अंकिता जल्दी ही खा पी कर सो गए। यानी गांव पहुंचते पहुंचते क्या हुआ था कि बहुत शाम हो गया था, यानी शाम ढल चुका था और काफी टायर्ड हो गए थे, यानी थक गए थे। तो अभिषेक और अंकिता जो थे, दोनों भाई बहन, वो क्या किए, जल्दी खाना खाकर क्या हुआ, सो गए। ठीक है, सुबह अंकिता की आंखें खुली तो उसने देखा कि उसकी दादी एक महिला से दही ले रही थी। यानी सुबह जब मॉर्निंग हुई तो अंकिता उठती है, यानी उसकी आंख खुली तो देखती है कि उसकी दादी जो है वो क्या करती है, एक महिला से दही खरीदती है। दही लेने के बाद उन्होंने उस महिला को 2 किलो गेहूं दिया। यानी जब दही लेती है उसकी दादी, किनकी, अंकिता की, तो देखती है अंकिता की दादी दही ले रही है, उसके बदले में क्या दे रही है, 2 किलो गेहूं दे रही है, यानी जो दही बेच रहा है उसको। यह देखकर उसने काफी आश्चर्य हुआ, क्योंकि अभी तक उसने पैसे से ही सामान खरीदते देखा था। तो जब अंकिता ये चीज देखी कि उसकी दादी जो है दही खरीद रही है, तो वो क्या कर रही है कि दही वाले से दही के बदले में क्या पैसे नहीं देकर गेहूं दे रही है। ठीक है, 2 किलो गेहूं दे रही है। तो उसको देखकर अंकिता आश्चर्य हुई, और क्योंकि उसने कभी ऐसा होते नहीं देखा था, वो मोस्टली यानी ज़्यादातर देखी थी अंकिता की, जब हम किसी सामान को खरीदते हैं या परचेस करते हैं तो उसके बदले में पैसे देते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, अंकिता देखकर आश्चर्य होती है। आइए पढ़ते हैं। सुबह 10 के आसपास जब अभिषेक घर के बरामदे में बैठ कर पढ़ रहा था, तभी उसका ध्यान भोपू की आवाज पर गया। यानी सुबह के 10 बज रहे थे, तभी अभिषेक यानी घर के बरामदे जो होता है, यानी बाहरी वाली जो जगह होता है, जो घर के बाहर में एक बना होता है, घरी में होता है,
जहाँ पे एक खुला सा बना होता है जहाँ पे बैठते हैं लोग, घर के लोग आकर। वो बरामदे में क्या कर रहा था, अभिषेक पढ़ रहा था। तभी उसका ध्यान कहाँ जाता है, एक भोंपू की आवाज़ पर गया। यानी भोंपू उसको बोलते हैं स्टूडेंट, जो गांव समाज में आप देखते होइएगा, जो जब कभी भी वो सामान लेकर आते हैं बेचने पर साइकिल या ठेला पे, तो एक ऐसे रखते हैं जिसको बजाते हैं, जिससे क्या होता है कि साउंड निकलती है और आवाज़ जाती है और लोगों तक पहुंचती है। तो बच्चे क्या होते हैं, उससे सुनकर वो निकलते हैं घर के बाहर और क्या करते हैं, खरीदते हैं सामान। तो भोपू उसको बोलते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, अपनी आवाज़ पहुंचाते हैं घर घर कि हम मतलब कोई सामान बेच रहे हैं। ठीक है। पास जाकर उसने देखा कि साइकिल पर कोई आदमी क्या बेच रहा है, आइसक्रीम बेच रहा है। किसने देखा, अभिषेक यानी अंकिता का भाई। बच्चे उसे चारों तरफ से घेरे हुए, किसी बच्चे के हाथ में गेहूं है तो कोई मकई देकर आइसक्रीम ले रहा है। तो अभिषेक क्या देखता है कि बच्चे चारों तरफ से क्या है, आइसक्रीम वाले को घेर कर रखा है। किसी बच्चे के हाथ में गेहूं है तो किसी के हाथ में क्या है, मकई है, और वो देख कर क्या कर रहा है, आइसक्रीम ले रहा है। एक बच्चे को आइसक्रीम विक्रेता ने कहा कि 2 मुट्ठी गेहूं और लाओ तब आइसक्रीम मिलेगी। अभिषेक ने देखा कि आइसक्रीम वाला बच्चों से लगभग 100 ग्राम गेहूं लेकर एक आइसक्रीम दे रहा है। यानी अभिषेक देखा, उसको पता लग गया कि 100 ग्राम अगर गेहूं लेकर क्या कर रहा है, आइसक्रीम वाला एक आइसक्रीम दे रहा है। अभिषेक दौड़कर घर के अंदर गया, एक डलिया में अंदाज से 100 ग्राम गेहूं लेकर आइसक्रीम वाले को दिया। यानी डलिया जिसमें कोई चीज़ हम लोग गांव समाज में देखते होइएगा, जिसमें हम लोग कोई चीज़ रखते हैं। ठीक है। तो उस डलिया में क्या करता है, अभिषेक 100 ग्राम गेहूं रख लेता है और आइसक्रीम वाले को लाकर देता है। आइसक्रीम वाले उसे भी एक आइसक्रीम दे दी। किसके बदले में, यानी गेहूं के बदले में, क्योंकि अभिषेक क्या लाए थे, गेहूं लेकर आया था। कुछ देर बाद मूंगफली और सोनपापड़ी बेचने वाला आया। उससे अंकिता ने गेहूं के बदले कुछ मूंगफली और कुछ थोड़ा सोनपापड़ी खरीदा। कुछ देर के बाद क्या होता है कि मूंगफली और सोनपापड़ी वाले क्या होते हैं, आते हैं गांव में। तो अभिषेक की बहन जो होती है अंकिता, गेहूं के बदले अकेले क्या लेकर जाती है, क्या खरीदती है, गेहूं के बदले मूंगफली और थोड़ा सोनपापड़ी खरीदती है। किससे, गेहूं देकर। कौन खरीदती है, तो अंकिता। अभिषेक और अंकिता को सामान खरीदने का यह तरीका काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ सामान खरीदने के लिए उसे किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी और अनाज लेने से उसे कोई दिक्कत नहीं रोकता, उसे कोई नहीं रोकता। तो यहाँ पे आश्चर्य हुआ, अभिषेक और जो अंकिता दोनों भाई बहन थे, उसको बहुत अच्छा लगा कि गांव में ऐसा है कि सामान खरीदने के लिए किसी से पैसा भी मांगना नहीं पड़ रहा है, और क्या हो रहा है कि अनाज उठा सकते हैं और ले जाकर कुछ खरीद लो, कोई रोक भी नहीं रहा है। ठीक है। प्रश्न यहाँ देखिए, क्वेश्चन, क्या आपने या आपके परिवार के किसी सदस्य ने वस्तु देकर किसी वस्तु को खरीदा है? यदि हाँ तो वर्णन करें। यानी आप बताइए। आई थिंक हमने भी, ये स्टूडेंट, हम भी गांव में रहे हैं, हम भी गांव से ही हैं, तो हम भी देखे हैं बचपन में, हम लोग भी लेकर जाते थे वैसे ही डलिया में गेहूं, धान, चावल, और आइसक्रीम वाले आते थे या सोनपापड़ी। ये सेम चीज़ हमारे साथ भी हुई है। तो वहाँ पे क्या करते थे, हम लोग भी लेकर जाते थे, उसको गेहूं दे दिया या चावल दे दिया, और वो क्या देता था, उसके बदले में वो आइसक्रीम या सोनपापड़ी, जो चीज़ हमको लेना होता था वो क्या करता था, वो देता था। ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे प्रश्न आपसे भी किया जा रहा है कि आप अगर या आपके परिवार के सदस्य ने कोई अगर वस्तु देकर किसी वस्तु को खरीदा है तो आप इसका वर्णन करें। क्योंकि वस्तु यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मुद्रा की बात नहीं हो रहा है, पैसे की बात नहीं हो रहा है। जनरली आप देखते होइएगा अभी के टाइम पे क्या होता है कि हम जो चीज़ भी खरीदते हैं उसमें क्या करते हैं कि हम पैसे देते हैं और उस सामान को परचेस करते हैं, यानी खरीदते हैं। लेकिन यहाँ पे वस्तु से वस्तु हो रहा है, क्योंकि हमको अगर कोई सामान लेना है तो हम क्या कर रहे हैं, दूसरी वस्तु ले जाकर दे रहे हैं। यानी हमको सपोज मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे देखा कि आइसक्रीम लेना है, तो हमने क्या दिया, हमारे पास गेहूं था तो ले जाकर गेहूं दिया और आइसक्रीम मिल गई। ठीक है। और
मतलब वहां पे पैसे का एक तरह से आदान प्रदान नहीं हो रहा है, बदले की वस्तु का हो रहा है। इसलिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या वस्तु यानी लगाया हुआ है कि किसी सदस्य ने वस्तु देकर किसी वस्तु को यानी खरीदा है। मतलब कि आप किसी गेहूं देकर यानी कुछ लिए हैं या चावल देकर, यानी पैसा का जिक्र नहीं हो रहा है। ठीक है, आई थिंक आपके साथ भी ये चीज हुई होगी, या आप भी गांव में अगर रहते होंगे तो बहुत साल के पहले की बात है, ये सब होते हैं। आज भी थोड़े बहुत गांव में ये सब होते हैं। तो आप इसको वर्णन कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप अपने केस को दर्शा सकते हैं, आपके साथ ये सब हुआ है या आप मतलब इस चीज का पार्ट रहे हैं। तो ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। शाम के दोनों बच्चे अपने दादाजी के साथ उस दिन लगने वाले गांव का साप्ताहिक बाजार में गए। यानी शाम हो गया था तो दोनों बच्चे यानी अंकिता और अभिषेक क्या हुआ, अपने दादाजी के साथ क्या हुआ कि गांव के साप्ताहिक यानी कि वीकली यानी 7 दिन में जो एक साप्ताहिक बाजार हर गांव में लगती है, उस बाजार में कौन गया, अभिषेक और अंकिता किसके साथ, अपने दादाजी के साथ। यहाँ दादाजी ने सबसे पहले उनके लिए कुछ जलेबियां खरीदी, फिर कुछ स्टील के बर्तन और एक चादर खरीदकर घर लौट आए। यहाँ पे दादाजी ने सबसे पहले क्या किया, अभिषेक और अंकिता के लिए कुछ जलेबियां खरीदी, उसके बाद कुछ स्टील की बर्तन जो आती है और चादर खरीदकर घर लौटे। कौन, दादाजी, किनके, अभिषेक और अंकिता के। यहाँ दादाजी ने सभी दुकानदारों को उनके वस्तुओं के बदले पैसे दिए। क्या देते हैं यहाँ पे, जब वस्तु खरीदते हैं उनके दादाजी अभिषेक और अंकिता के, तो क्या करते हैं, जब वस्तु खरीदते हैं तो क्या करते हैं, उसके बदले में पैसा देते हैं। घर लौटने पर अभिषेक ने दादाजी से कहा, दादाजी कितना अच्छा होता है कि कोई सामान खरीदने के लिए पैसे की जरूरत नहीं हो, सिर्फ कोई सामान देकर ही विक्रेता से उसकी वस्तु खरीदी जा सकती है। तो जब घर लौटते हैं दोनों भाई बहन तो दादाजी से कहते हैं कि दादाजी कितना अच्छा होता, अगर कोई सामान हम खरीद रहे हैं तो पैसों की ज़रूरत नहीं होता है। मतलब कि हम कोई सामान अगर देकर विक्रेता, यानी विक्रेता मतलब जो बेच रहा है, यानी जो बेच रहा है उसको विक्रेता बोलते हैं, और क्रेता मतलब जो खरीद रहा है। ठीक है, तो विक्रेता से हम क्या करते, कोई सामान देकर उस चीज को ले लेते, तो कितना अच्छा होता। यानी अभिषेक बोलता है अपने दादाजी से। ठीक है, मुझे तो यह काफ़ी अच्छा लगता है, और जब वस्तुओं के माध्यम से किसी वस्तु के खरीद बिक्री की जाती है तो बाजार से सामान खरीदने पर दुकानदारों को पैसे क्यों दिए जाते हैं। बोलता है अभिषेक कि अपने दादाजी से कि काफ़ी अच्छा लगता है मुझे ये वाला चीज़ कि किसी वस्तु से वस्तु की हम चेंज कर रहे हैं, यानी आदान प्रदान कर रहे हैं। और जब वस्तुओं के माध्यम से किसी वस्तु की खरीद बिक्री की जाती है तो बाजार से सामान खरीदने पर दुकानदारों को पैसों क्यों दिए जाते हैं। मतलब बाजार में ऐसा क्या है कि पैसे दिए जाते हैं। प्रश्न यहाँ देखिए, क्वेश्चन, यदि आपको बाजार से कुछ बर्तन और चादर खरीदता हो तो आप उसे पैसे से खरीदना चाहेंगे या वस्तुओं के माध्यम से, और क्यों। तो इसको आप अपने दिमाग से सोचिए, पहले आप देख लीजिए चैप्टर को बढ़िया से और समझिए, फिर उसका आप एक तरह से सोचिए। ठीक है, अभी मैं उसको नहीं यहाँ पे बताऊंगा, क्योंकि पूरी चैप्टर एक बार पढ़ते हैं उसके बाद आपको समझाऊंगा। क्योंकि मेरा ये होता है कि पहले चैप्टर आपको समझा दूं कि इसमें बात क्या किया जा रहा है, फिर उसके बाद प्रश्न करेंगे तो आप बेहतर तरीके से उसको समझ भी सकते हैं और आप एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं। ठीक है, यह सुनकर दादी जी ने बताया कि बहुत पहले रुपये या सिक्कों का चलन नहीं था। देखिए यहाँ पे दादाजी होते हैं, वो बताते हैं कितने अच्छे से। देखिए गाइस, आपको समझना पड़ेगा कि बहुत पहले की बात है ये। पुराने समय में क्या था कि सिक्कों का चलन नहीं था, यानी रुपए यानी मुद्रा नहीं था। ठीक है, एक समय था जब मनुष्य अपनी अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति खेत से उपजा कर या इकट्ठा कर कर पूरा कर लेते थे। यानी एक समय ऐसा था कि मनुष्य जो थे, यानी जो हम लोग जो थे, वो अधिकांश यानी ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता जो होती थी अपनी, वो पूर्ति के लिए खेत से उपजा कर इकट्ठा कर कर पूरा करते थे। यानी खेत से उपजा लेते थे, उसी से पूरा करते थे। शेष आवश्यकताओं यानी कि बचे हुए आवश्यकताओं की पूर्ति वे वस्तुओं की अदला बदली के द्वारा करते थे। देखिए, सपोज मान लीजिए
उस समय खाने की जरूरत होती थी, तो चावल गेहूं ये सब क्या होता था, खेत से उपजा लेते थे। कौन? उस समय के मनुष्य। लेकिन कुछ आवश्यकता की पूर्ति मतलब क्या होता था कि वो आदान प्रदान यानी अदल बदल कर कर करते थे। सपोज मान लीजिए, हम एग्जाम्पल के तौर पे अभी बता दे रहे हैं, मान लीजिए अगर रमेश है कोई नाम का आदमी, और एक नाम का राम नाम का लड़का है। सब समझ जाइए, रमेश और राम दो आदमी है, ठीक है। अब रमेश को क्या चाहिए कि उसको, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ जाइए कि उसको 2 लीटर तेल चाहिए। क्या चाहिए? 2 लीटर तेल चाहिए, ठीक है। तो क्या करता है कि वो तेल क्या करेगा कि उस आदमी से तेल लेगा जिसको मतलब अपना कुछ देकर, मान लीजिए गेहूं दे देगा, चावल दे देगा उसके बदले में, और क्या करेगा, तेल ले लेगा। तो इस तरीके से मतलब वस्तु का एक तरह से अदली बदली के द्वारा उस समय ये अपनी यानी आवश्यकता पूर्ति करते थे लोग। मतलब पैसा का चलन नहीं था कि पैसा देकर हम कोई चीज़ खरीद सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ये कब की बात हो रही है? बहुत पहले की बात हो रही है। अब तो हमारे पास पैसे हो गए, ज़्यादातर जो होता है हम लोग पैसे से खरीदते हैं, और जो भी बेचते भी हैं कोई सामान तो पैसा लेते हैं, ठीक है। आइए पढ़ते। यदि लोहार खेती कार्य के लिए कुदाल या हल बनाता था तो किसान कोई अनाज देकर उसे खरीद लेता था। देख लीजिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि लोहार अगर खेती कार्य के लिए अगर कुदाल यानी फावड़ा बनाता था लोहार, तो किसान क्या करते थे, वो फावड़ा ले लेते थे और उसके बदले में कोई अनाज दे देते थे। तो उससे क्या होता था, किसान को अपनी खेती के लिए कुदाल का भी आवश्यकता था, वो भी मतलब उसका पूरा हो गया, उससे ज़रूरी पूरा। और बदले में जो लोहार भाई हैं उनको क्या हुआ, उनको खाने के लिए अन्न अनाज भी मिल गया, तो उससे उनकी भी जीवन पूर्ति चल रही है। तो इस तरीके से उस समय होता था, ठीक है। उसी प्रकार मान लो कि लोहार को चमड़े की किसी वस्तु या चप्पल की आवश्यकता हो तो वह चर्मकार से उस वस्तु को खरीदता था। इसके बदले वह उससे लोहे से निर्मित कोई वस्तु या कहीं से प्राप्त अनाज देता था। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बता रहा है कि सपोज एग्जाम्पल के तौर पे लोहार को अगर चमड़े की ज़रूरत है या चमड़े की किसी वस्तु की चप्पल की आवश्यकता है, तो क्या करता था, चर्मकार जो होते हैं उस वस्तु को खरीदता है। वो क्या करते थे, लोहार चर्मकार से वस्तु को खरीद लेते थे, और उसके बदले में क्या करते थे, लोहार अपनी निर्मित यानी क्योंकि वो लोहे वगैरह का काम करते हैं, तो लोहे की निर्मित कोई वस्तु को दे देते थे, या कहीं से उनके पास अनाज आता था तो उससे क्या करते थे, वो अनाज दे देते थे। तो इस तरीके से वस्तु का विनिमय होता था, ठीक है स्टूडेंट। अनाज की मात्रा या वस्तुओं की संख्या का निर्धारण परंपरा या आपसी बातचीत से तय होते थे। इस प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो इस प्रणाली को क्या बोलते हैं, मतलब इस ये तरीका जो था, प्रणाली मतलब तरीका जिससे लेन देन करते थे उस समय के लोग, इस तरीका या इस प्रणाली को क्या बोलते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली। तो कोई भी पूछता है वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली वह है जब हम किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु प्राप्त करते हैं। हम अपने ज़रूरत के हिसाब से हम किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को प्राप्त करते हैं या देते हैं वस्तु के बदले में, तो उस प्रोसेस या उस प्रणाली को क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, क्योंकि पुराने जमाने में आपको क्या बताया जा रहा है कि पैसा नहीं था उस टाइम, रुपए सिक्के ये सब नहीं चलते थे, तो क्या होता था, वस्तु के बदले में एक दूसरे से अदला बदली की जाती थी। और जब वस्तु की विनिमय होगी यानी लेन देन होगी, तो उस प्रणाली को क्या बोलते हैं, उस तरीके को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं। तो याद रखना है वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है, तो जब हम किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज हमने अभी बताया या यहाँ पे आपने देखा कि एक लोहार, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया कि वो फावड़ा बनाता है। अब हम किसान हैं, हमको ज़रूरत है फावड़ा का,
तो क्या होगा, हम जब फावड़ा उससे लेंगे तो जाहिर सी बात है आज के डेट में क्या है कि हम पैसे देते हैं, लेकिन उस समय पे हम क्या जान रहे हैं कि पैसे यानी सिक्के वगैरह का प्रचलन नहीं थी। तो जब हम उनसे फावड़ा लेते हैं तो उनको क्या देंगे, उनके बदले में कुछ तो देंगे। तो उस समय पे अनाज देते थे किसान, क्योंकि किसान के पास अनाज होता था, अन्न होता था, तो वो क्या करते थे, उसके बदले में अनाज देते थे किनको, लोहार को। तो इसमें क्या हुआ, दो वस्तु का एक तरह से लेन देन हुआ। एक फावड़ा दे रहा है, लोहार फावड़ा दे रहा है किसान को, किसान क्या दे रहा है, उसके बदले में अनाज दे रहा है। तो वस्तु का लेन देन जब होता है तो उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी पूछता है वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है, तो जब हम किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु प्राप्त करते हैं या किसी वस्तु को देते हैं, उसे उस तरीका या उस प्रणाली को क्या बोलते हैं, तो वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। आगे चलकर आप देखिएगा इसी पाठ में मौद्रिक प्रणाली आ जाएगी या मुद्रा विनिमय आ जाएगा, यानी मुद्रा का एक्सचेंज होगा, पैसों का एक्सचेंज होगा। तो उसमें क्या कहेंगे, यहाँ पे वस्तु का हो रहा था उस समय, उसमें मुद्रा का होगा यानी पैसों का। तो जब मुद्रा का होगा लेन देन वस्तु के बदले में, यानी वस्तु जब हम लेंगे और मुद्रा देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, मुद्रा विनिमय प्रणाली कहेंगे। तो आई होप आपको समझ में आई होगी ये चीज। आइए आगे बढ़ते हैं। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में कई कठिनाइयाँ थी। देखिए, कोई चीज़ में कठिनाइयाँ भी होती है, आसानियाँ भी होती है, तो हमको दोनों प्रारूप को देखना है, यानी इसकी लाभ और हानि। तो वस्तु विनिमय प्रणालियाँ में यहाँ बताई जा रही कि बहुत सारी कठिनाइयाँ थी। बाद में जब रुपयों का चलन शुरू हुआ तो लेन देन, वस्तुओं की खरीद बिक्री तथा व्यापार में काफ़ी सहूलियत होने लगी। यानी बताया जा रहा है कि बाद में जब रुपए का चलन शुरू हुआ है, यानी रुपया जब आया, तो लेन देन वस्तुओं के खरीद बिक्री में क्या हुआ, बहुत सहूलियत यानी बहुत आसानी हो गया, बहुत हेल्प यानी मदद होने लगा, यानी लोगों को आसान हो गया। ठीक है। और इस सहूलियत के लिए वस्तुओं की खरीद रुपयों के माध्यम से करना पसंद किए जाने लगा। और इसी सहूलियत की वजह से यानी आसानी की वजह से क्या हुआ कि खरीद और बिक्री जो होता था रुपयों के माध्यम से करना पसंद करने लगा लोग। ठीक है। आइए यहाँ पे क्या है पढ़ते हैं। जब किसी वस्तु की खरीद बिक्री दूसरी वस्तु के माध्यम से किया जाता है तो उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है, जो कि हम आपको समझा चुके हैं पहले। ठीक है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे प्रश्न पूछा जा रहा है, गांव शहर में वस्तु विनिमय प्रणाली का और कौन कौन सा उदाहरण दिखता है। गांव में क्या उदाहरण दिखता है, तो आप उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, जैसे वहाँ पे दही दादी ले रही थी तो उसके बदले गेहूं दे रही थी। तो इस तरीके से आप उदाहरण इसमें लिख सकते हैं। वस्तु विनिमय प्रणालियाँ की कठिनाइयाँ, देखिए यहाँ पे एक आदमी है, क्या है ये, क्या लिया है, आम लिया है। ये आदमी क्या लिया है, गेहूं लिया है। ठीक है, समझ गए, दोनों आदमी के पास वस्तु अलग अलग है। अब ये आदमी का पढ़िए, मुझे आम के बदले गेहूं नहीं आलू चाहिए। यह आदमी क्या डिमांड करता है, जो आम लिया है वो बोलता है कि मुझे आम के बदले में, हम आम दे रहे हैं लेकिन हमको उसके बदले में क्या दो, गेहूं मत दो, हमको आलू चाहिए। अब देखिए ये आदमी क्या कहता है, मुझे आम चाहिए, इसके बदले में मैं तुम्हें गेहूं दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों आदमी में, अब एक आदमी है जो आम दे रहा है, बोल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि वो कह रहा है कि हमको आलू चाहिए, गेहूं मत दो, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी हो सकता है गेहूं हो। अब दूसरा आदमी है, बोलता है उसको तो आम चाहिए लेकिन उसके पास गेहूं आलू है नहीं देने को। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें कठिनाइयाँ आ रही है, क्योंकि अगर मान लीजिए आम वाला आम दे रहा है, वो बोलता आलू दे दो, तो इसके पास आलू रहता तो आलू दे देता, लेकिन इसके पास आलू नहीं है, वो गेहूं देगा। तो इसमें क्या है, ये कठिनाइयाँ आ रही है, मतलब दोनों का को इंसिडेंट एक तरह से सेम नहीं बैठ रहा है, यानी एक तरह से सेम वो नहीं बैठ रहा है। ये जो इनको जो वांट है वो उनको वांट नहीं है, मतलब उनको नहीं चाहिए। ठीक है। तो ये चीज़ की कठिनाइयाँ आ रही है दो लोग में। जब उस समय वस्तु का विनिमय होता था तो ये सबसे बड़ी कठिनाइयाँ थी कि सपोज मान लीजिए हम किसी से हम मान लीजिए हमारे पास दाल है, हमको अंडा लेना है, किसी आदमी के पास अंडा है। ठीक है। अब मान लीजिए हम
हमको क्या लेना है, अंडा लेना है, ठीक है। अब हमारे पास दाल है, दूसरा आदमी जो हमसे ले रहा है वो दाल लेना चाहता है, लेकिन उसके पास अंडा नहीं है, उसके पास क्या है, प्याज है। तो अब वो तो दाल लेना चाह रहा है, हम भी दाल देना चाह रहे हैं, लेकिन हमको जो चाहिए वो दे रहा है, हमको अंडा चाहिए लेकिन वो क्या दे रहा है, प्याज है उसके पास। तो इसमें क्या है, कठिनाइयाँ आती थी। इसको आपको समझाने के लिए देखिए कितनी अच्छे तरीके से आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया गया। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न, क्या यह आपस में लेन देन कर सकते हैं? ये लेन देन कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि जो इनको चाहिए, आलू चाहिए, ये बोल रहे हैं, अब ये आलू कहाँ से देंगे, इनके पास तो गेहूं है। तो इसमें क्या है, कठिनाई आ रही। ऊपर के चित्र से स्पष्ट है कि यदि किसी के पास गेहूं है और उसके बदले वह आम चाहता है तो उसे ऐसे व्यक्ति की खोज करनी होगी जिसके पास आम हो। तो इसमें क्या होगा, अब देखिए, अब सेम लोगों को खोजना पड़ेगा, क्योंकि अब देख लिया इसमें हमने क्या हुआ कि सेम दो लोग हैं, लेकिन उनको जो चाहिए इनसे मिल रहा है, लेकिन इनको जो चाहिए उनसे नहीं मिल रहा है। तो इसमें क्या होगा, इस प्रोसेस में क्या होगा कि वो बदले वो आम चाहते हैं, तो उसे ऐसे व्यक्ति को खोज करना पड़ेगा जिसके पास क्या होगा कि आम हो, लेकिन वो क्या करे कि उनकी गेहूं भी ले ले। क्योंकि ये बंदा तो आलू मांग रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, समझ रहे हैं, वो क्या करेंगे कि उस ऐसे आदमी को खोजेंगे, जिसको खोजेंगे कि वो आदमी हो जिनसे हम आम ले लूँ, हमारा गेहूं भी ले ले, उस आदमी को भी गेहूं की आवश्यकता हो। तो ये चीज़ कठिनाई होती थी। लेकिन सामान्यतः इस प्रकार के दोहरे संयोग का अभाव होता था। अब देखिए नीचे एग्जाम्पल, आइए पढ़ते हैं। इस बर्तन का कितना कपड़ा दोगे? ये आदमी क्या बोलता है, जो कपड़े वाले, 2 हाथ कपड़ा दूंगा। अब इस बर्तन के लिए मुझे दूसरे गांव में 4 हाथ कपड़े मिल जाता है। ये आदमी जो है वो बोलता है कि दूसरे गांव में जाते हैं तो वहां पे इसी बर्तन के लिए 4 हाथ मतलब कपड़ा मिल जाता है। अब ये कपड़े वाले क्या बोलते हैं, दूसरे गांव में तो मुझे 1 हाथ कपड़े के बदले में 1 बर्तन मिलता है। अब ये बताता है कि हमको दूसरे गांव में जाता है तो हमको तो 1 ही बर्तन मिलता है। पूरा 1 दिन लग जाता है एक बर्तन बनाने में, इसकी मिट्टी भी दूर से लानी पड़ती है। कौन बताता है, मिट्टी, बर्तन जो लिया है वो। अब कपड़े वाले क्या बोलता है, मुझे भी तो पूरा 1 दिन लग जाता है 1 हाथ कपड़ा बनाने में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर यहाँ पे कठिनाइयाँ हो रहा है। अब 2 आदमी है, उसके बीच में मूल्य कैसे तय होगा, यानी प्राइस कैसे तय होगा कि इसकी कीमत इतनी है, या मान लो हम वस्तु ही दे रहे हैं, अगर गेहूं ही दे रहे हैं तो कितना देना होगा, ये चीज़ आइए देखते हैं। पिछले चित्र में आप देख रहे हैं कि एक मटका बेचने वाले और एक कपड़ा बेचने वाले के बीच बहस हो रही है। वस्तु विनिमय में अक्सर चीज़ों के मोल को लेकर खींचातानी होता है। मोल मतलब यानी प्राइस, यानी दाम को, रेट को लेकर क्या होता है, खींचातानी, एक तरह से मतलब बात बनती नहीं है। आपस में मूल्य तय करना आसान नहीं है, यानी कि आपस में मूल्य जो है, प्राइस जो है, उसको तय करना क्या है, आसान नहीं है। यदि बहुत सी वस्तुओं के बीच लेन देन होता है तो यह और भी कठिन हो जाता है। मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि बहुत से वस्तु के बीच लेन देन होना शुरू होता है तो उसमें और कठिनाइयाँ होता है। आइए यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे दिखे। पिछले साल तुमने 1 बकरी के बदले में 6 टोकरी अनाज दिया था। अब अनाज वाले भाई क्या बोलते हैं, मेरे पास तो 3 ही टोकरी अनाज है। अब बकरी वाले क्या करें कि पिछले 6 टोकरी दिए थे 1 बकरी के बदले में, अब उसके पास 3 टोकरी है, तो 6 टोकरी कहाँ से लाएगा। मुझे कुछ अनाज तो चाहिए, लेकिन 3 टोकरी अनाज तो केवल आधी बकरी के बराबर ही है। अब बकरी वाला क्या कह रहा है कि हमको 6 टोकरी चाहिए, 3 टोकरी जो है वो तो आधे बकरी के बराबर है, पर आधा बकरी तो आधा नहीं कर सकते हैं, कुछ उपाय सोचते हैं। मतलब ये हुआ कि आप जो हमको वस्तु के बदले में वस्तु दे रहे हैं, तो क्या हम जो वस्तु दे रहे हैं उसके बराबर हित में है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यही हो रहा है ना कि बकरी अगर दे रहा है तो 6 टोकरी का बात कर रहा है, और उसके पास है 3 टोकरी, तो क्या होगा, बकरी के केस में बकरी आधा तो नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे इस चीज की दिक्कत हो रही है, ठीक है। प्रश्न, ऐसी स्थिति में क्या परेशानी हो रही है, समझाओ। तो मूल्य की परेशानी हो रही है, और एक मतलब सामान वे में उस चीज
की वो नहीं हो रही है, ठीक है, उस चीज को यहाँ पे समझा सकते हैं और इसको हम करा देंगे, ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना। ऊपर के चित्र में आप देख रहे हैं कि बकरी वाले को अपनी बकरी के बदले 6 टोकरी अनाज चाहिए। बकरी जो लिए हैं वो क्या डिमांड करते हैं कि हमको 6 टोकरी अनाज दीजिए, बकरी लीजिए, लेकिन अनाज वाले के पास क्या है, 3 टोकरी ही अनाज है। ऐसी स्थिति में वह बकरी को आधा नहीं कर सकता है, यानी बकरी को आधा थोड़ी कर सकता है कि आधा अनाज दे रहे हो मतलब 6 का आधा कितना होगा, 3 टोकरी दे रहे हो, तो इसका मतलब है कि हम उसके बराबर से हम सामान भी हम भी आधा दे, तो बकरी को तो आधा नहीं दे सकते हैं। इसी प्रकार यदि वह शेष 3 टोकरी अनाज किसी अन्य से लेता है तो उन दोनों व्यक्तियों के बीच अपनी बकरी का विभाजन नहीं कर सकता है। अगर मान लीजिए उसके पास 3 टोकरी अनाज है, किसी और से सपोज मान लीजिए उधार ले लेगा कि 3 टोकरी हमको अनाज दो, हमको बकरी लेना है, तो 6 टोकरी तो बकरी वाले को दे दिया, लेकिन बकरी क्या आधा आधा हो सकता है दो आदमी के बीच जिनसे 3 टोकरी अनाज लिए हैं? तो नहीं हो सकता है। तो ये क्या होता था, दिक्कत होता था, यानी अर्थात वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु विभाजन में कठिनाई हो सकती है। यानी वस्तु का विभाजन जो है किस आधार पे कर रहे हैं, कभी रेट पे होता है, कभी उस चीज की सही विभाजन नहीं होती है, तो उसमें भी कठिनाई हो सकती है। इसके अतिरिक्त वस्तु विनिमय प्रणाली में कुछ और कठिनाइयां हैं जिन्हें निम्न उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में कुछ और भी मतलब कठिनाइयां हैं जिसको समझा जा सकता है। ये वस्तु विनिमय प्रणाली में संचय अर्थात जमा करने रखने का काम केवल वस्तुओं के रूप में किया जा सकता है। देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या है कि अगर संचय कर रहे हैं यानी स्टॉक कर रहे हैं सामान को, तो वस्तु होगा, मान लीजिए गेहूं है तो आप स्टॉक कर सकते हैं, चावल है तो स्टॉक कर सकते हैं, धान है तो स्टॉक कर सकते हैं, ये सब को क्या कर सकते हैं, स्टॉक किया जा सकता है। वस्तुओं को अधिक दिनों तक संचय करने में सड़ने गलने का भी क्या होता था, भय होता था, क्योंकि उस समय भंडारण करने के लिए भी उनके पास वो नहीं होता था, ठीक है, तो कैसे संचयन करे, यानी सड़ गलने का भी दिक्कत होती थी। यदि संचय गाय घोड़ा बकरी मुर्गा आदि के रूप में किया जाए और उनकी बीमारी के कारण या सामान्य मृत्यु हो जाए तो सारा संचित धन समाप्त हो जाएगा। यानी अगर किसी से हमने घोड़ा ले लिया सामान देकर, अगर घोड़ा बकरी मुर्गा ले लिया, अगर उसकी मृत्यु हो जाता है सामान्यतः किसी चीज़ से, तो क्या होगा, उसका धन तो समाप्त हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस प्रणाली में संचय करना है यानी कि स्टॉक करना है, भंडारित करना, भंडार करना, एक जगह पे रखना, वो भी क्या था, कठिन था। इसी प्रकार इस प्रणाली में संचित मूल्य या संपत्ति जो वस्तु के रूप में होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती है। क्या होता है कि दूसरे जगह पे यानी ले जाने में भी क्या होता है, कठिनाइयाँ होती है। तो ये सब कुछ उदाहरण है जो कि कठिनाइयाँ है किसके, वस्तु विनिमय प्रणाली की, ठीक है। मान ले अविनाश का मकान सहरसा में है, कहाँ है, सहरसा में अविनाश का मकान है, जिसे बेचकर वह पटना जाकर बसना चाहता है। कहाँ जाना चाहता है, पटना में जाना चाहता है और बसना चाहता है अपना सहरसा का मकान बेचकर। वस्तु विनिमय प्रणाली में मकान का जो मूल्य वस्तु गाय अनाज आदि के रूप में प्राप्त होगा। मान लीजिए वो बेचेगा वस्तु प्रणाली के नियम से, तो क्या होगा, मकान देगा तो उनको मूल्य के रूप में क्या मिलेगा, गाय अनाज यदि यही सब मिलेगा। उसे पटना ले जाने का काफ़ी कठिन होगा, यानी पटना कैसे ले जाएगा, अर्थात इस प्रणाली में मूल्य के हस्तांतरण का अभाव होता था, यानी कि प्राइज यानी जो होता था मूल्य का हस्तांतरण का एक तरह से प्रभाव होता था और अभाव यानी कमी होती थी। तो इस वीडियो में हमने क्या समझा कि पहले क्या होता था कि वस्तु के बदले में कैसे वस्तु लिया जाता था, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में पढ़ा और जानने की कोशिश की कि क्या क्या कठिनाइयाँ है इसके साथ, पहले के लोग को क्या क्या कठिनाइयाँ होती थी इस प्रणाली के जरिए, ठीक है। तो हम वीडियो को यहीं तक रखते हैं, छोटी वीडियो रखते हैं, फिर आगे हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे करेंगे। इसलिए छोटी रख रहे हैं क्योंकि आपको भी रिवीजन करने या समझने में मतलब बोरियत महसूस नहीं हो और अच्छे से आप क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट में क्या कीजिए कि आप इसको शेयर कीजिए, जिससे क्या होगा कि उनको हेल्प यानी मदद मिल सके। तो चलिए ठीक है गाइस,
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।